हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जो है 10th का जो है बहुपद चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। बहुपद से ही संबंधित है यह चैप्टर, ठीक है। जो द्विघात बहुपद था उसमें अगर बराबर जीरो लगा देंगे तो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, इसका सामान्य रूप क्या होता है, कैसे हल करना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिया है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। यहाँ पर है इसका सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है, जहाँ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और डी जो होता है बी वेक्टर होता है। डी जो होता है वो क्या होता है, बी वेक्टर होता है, ठीक है, जिसको विवेचक भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और मूल जो होता है x का जो दो मान निकल कर आता है वो इस सूत्र से होता है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है, और डी के जगह पे ये भी लिखा रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए नोट लाइन में लिखे हैं तीन शर्त होते हैं कि दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो वास्तविक मूल होंगे यदि d बड़ा होगा जीरो से, d ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। अर्थात कहने का अर्थ है कि d का मान ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालेंगे अगर जीरो से 12 है, यानी कि धनात्मक संख्या में आए, तो क्या हो जाएगा, इसका दो अलग अलग मान होगा, ठीक है। x का दो अलग अलग मान निकल कर सामने आएगा। अब देखिए दूसरा शर्त है कि दो बराबर मूल होंगे, ठीक है ना। बराबर मूल होंगे यदि d बराबर होगा जीरो से, अर्थात कहने का अर्थ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो। तो जब बराबर मूल होंगे तो x का जो दोनों मान आएगा वो समान आएगा, ठीक है। तीसरा है वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा यदि d लेस देन जीरो है, यानी कि d का मान जो है जीरो से छोटा है। यानी कहने का अर्थ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे एक समीकरण दिया रहेगा, इसको हल करेंगे, ठीक है। ये d निकालेंगे, अगर d का मान जीरो से छोटा है, छोटा कहने का अर्थ है ऋणात्मक में है, तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और इसका अस्तित्व नहीं होगा द्विघात समीकरण का, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर आपका 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है 4.1 चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न, यानी कि निम्न जो है 7 गो प्रश्न है, 6-7 गो है शायद, तो इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का जो है सामान्य रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है, ठीक है। अगर इस रूप में आता है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, इसको हल करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x और 2 3 6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आई देखिए इधर भी प्लस 2x है, इधर भी प्लस 2x है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस 1 और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर 6 कितना आ जाएगा, 7 बराबर जीरो। तो देखिए ये जो है क्या आया, द्विघात सूत्र के रूप में आया। हम इसे चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस 7 बराबर जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण, इस तरह से इसको बनाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, इसको भी जांच करना है। तो ये जैसे के तैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये गुना हो जाएगा तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आई प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, कटेगा नहीं, दोनों ऋणात्मक में है, ठीक है। तो ये आपका x और ये भी आपका x, तो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 बराबर जीरो, ये भी इस रूप का है, लिख देंगे। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक
द्विघात समीकरण है। आप चाहे तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि यह जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। चलिए तो हमारा जो है तीसरा प्रश्न है आपका ये है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। और चौथा प्रश्न है आपका ये x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 है। तो इसको हल करेंगे, देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इस पहले वाले से इस दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, और फिर इससे इस दोनों में गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तो आप इसे इस तरह से लिख कर भी गुना कर सकते हैं आसान भाषा में। ठीक है, x प्लस 1 दोनों से लिख दिए, आप गुना कर देंगे। इसको भी इस तरह से आप लिख करके गुना कर सकते हैं, फिर -1 से इस दोनों में, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, या फिर चलिए ठीक है ऐसे ही हल करेंगे, इसको कटने वाला नहीं है। x² प्लस x हो जाएगा, -2 में इस दोनों में गुना होगा तो -2x और -2 हो जाएगा। इससे गुना होगा तो x², 3 में 1 से गुना होगा 3x, और ये -x और ये -3 हो जाएगा। तो देखिए इधर भी प्लस में x² है, इधर भी प्लस में x² है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें कहीं भी x² नहीं बचेगा। तो जब कहीं भी x² नहीं बचेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से इसको हल कर देंगे। इसका अगर बात करें तो इसको भी हल करेंगे, इस पहले वाले से इस दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा, इसको भी -3 और फिर इसको लिख देंगे 2x प्लस 1, और इसको गुना कर देंगे x² और ये 5x हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 2x में x है तो 2x², x में 1 से तो x, -3 में 2x है तो 3 दूना के 6x, -3 में x है तो -3, इसको भी इधर बुला लीजिए। ठीक है, प्लस x² इधर आएगा तो -x², प्लस 5 इधर आएगा तो -5x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2x² है, एक x² है, तो 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x²। यहाँ -6x है, -5x है, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो 11 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो -10x, और यहाँ पे बच गया कितना, तो -3 बराबर 0। अतः लिख देंगे कि यह जो है इस रूप का है, अतः यह एक क्या है, यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करके हम लोग जांचेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, एक का 5 नंबर, इसको हल करेंगे और देखेंगे कि ये जांच यानी कि ये समीकरण है या नहीं है द्विघात समीकरण। तो यहाँ भी जो है इसको गुना करेंगे तो 2x में इस सब में गुना करेंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से लिख रहे थे उस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। 2x में इस दोनों से गुना हो जाएगा, तो 2x में 1 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा 2x²। 2x में -3 से गुना होगा तो 3 दूना के 6x माइनस में हो जाएगा, -1 में 1 से गुना होगा तो -x, और -1 में -3 से गुना होगा तो +3 हो जाएगा। डायरेक्ट गुना हो गया, आप चाहे तो कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो जैसे बताए थे इसके पहले वैसे आप कर सकते हैं। अब जो है इसको x में 1 से गुना होगा x², x में -1 से गुना होगा तो -x, फिर +5 से इस दोनों में, तो 5 में 1 से गुना होगा 5x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 1 से गुना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका है 2x² i प्लस x², इधर आएगा तो -x², -6x माइनस x तो -7x हो जाएगा। ठीक है, और 5 में से 1 घटेगा तो +4x, और 4x इधर आएगा तो -4x। ठीक है, आई फिर +3 है, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 0। तो इसको हल कर देंगे तो ये x², 2 में से 1 घट जाएगा x²,
7 और 4 11x हो जाएगा और 5 3 8 बराबर 0 लिख देंगे। अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो लिख देते हैं डायरेक्ट, अतः यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिर से 6 नंबर देखिए, तो ये जैसे कि तैसे रहेगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2 दूना के 4x हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में x² है, इधर भी x² है, तो ये कट जाएगा, तो x² के रूप में कोई बचा ही नहीं, तो लिख देंगे कि चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब इसको देखिए 7 नंबर, तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर लिखेंगे, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a³ प्लस b³, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² b, ठीक है, 3a² b सूत्र होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है। इसी में से कॉमन ले लेते हैं, अगर 3ab तो हो जाता है 3ab इंटू a प्लस b, तो हम इस सूत्र पे इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, इस सूत्र पे तोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये a³ हो गया, ये b³ हो गया, प्लस 3 a की जगह पे x है तो x² हो जाएगा। ठीक है, फिर b, तो b की जगह पे 2 है, फिर प्लस 3a, तो a की जगह पे x है, b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से बिठा दिए। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे बराबर में 2x में x से गुना होगा तो 2x³ हो जाएगा, और माइनस 2x में माइनस x से गुना होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो इतना हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए ये x³ है और यहाँ पे 2x³ है, तो कितना भी करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इसको अब हल करके यहाँ पे लिख सकते हैं x³, आइए 2x³ आएगा तो माइनस 2x³ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 दूना के 6, तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हल कर दीजिए, 2 दूना के 4 4 3 12x, और ये माइनस 2x आएगा तो प्लस 2x, आइए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हमारा रिजल्ट है -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात का पार कितना है, 3 है। लिख देंगे चूंकि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, चाहे लिख देंगे यह एक, यानी कि यह जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब जो है 8 नंबर प्रश्न है, तो 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न ये जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, और इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो सेम हो जाता है। ठीक है ना, इसको जो है तोड़ेंगे अगर a माइनस बी के होल क्यूब पर, तो ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है, तो ये माइनस माइनस अंत में गुना होता है। देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी, और प्लस हो जाता है 3ab²। तो हम इस सूत्र पे इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक x³। ठीक है, और माइनस प्लस लिखा गया माइनस 2³ ठीक है, और माइनस 3a² b और प्लस 3ab², इस तरह से हम लिख दिए। तो यहाँ पे ये x³ हो जाएगा और ये माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं। ये देखिए प्लस x³ है, इधर भी प्लस क्या है, x³ है, तो कट जाएगा, तो माइनस 4x² बचा,
इधर से भी बुला लेते हैं, ये 3 दूना कितना आ जाएगा 6x², तो -6x² इधर आएगा तो +6x²। ठीक है, फिर यहाँ पे है -x, तो -x लिखेंगे। इधर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 3 12x, तो +12x इधर आएगा तो -12x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो ये था आपका -12x हो गया था। अब जो है यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो +1 लिखेंगे, इधर से कांस्टेंट है 2 का क्यूब करेंगे तो -8 इधर आएगा तो +8 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 6x² -4x² 2x² हो जाएगा, ये -13x हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा बराबर 0। तो लिख देंगे, चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम जो है 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एक का जो है 8 प्रश्न था, अब 2 नंबर में देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग जो है देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका x और y का मान ज्ञात, x का मान ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 2 को लिखे हैं, फिर बाद में 2 बताते हैं। तो एक आयताकार जो है भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कितना है, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पे समझिए, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हालांकि ये ज्ञात नहीं करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में चलेंगे और यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिए। ठीक है, चूंकि मीटरों में बोला है, चौड़ाई को ही क्यों मानेंगे, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, इसलिए चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर लंबाई को मानेंगे तो किसका दुगुना करेंगे, ठीक है ना, तो कोई चीज मान कर ही क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हमने चौड़ाई को मान लिया x मीटर, तब लंबाई कितना हो जाएगी, तब लंबाई आपका हो जाएगी चौड़ाई के दुगुना से। तो चौड़ाई x है तो इसमें 2 से गुना कर दिए, दुगुना हो जाएगा, से 1 अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अर्थात हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 2x + 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, चौड़ाई, ये हमारा लंबाई निकल कर आ गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। तो ये आयताकार है, तो आयत का जो है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने ये चौड़ाई हो जाएगा बराबर 528। तो यहाँ पे मान रख देंगे लंबाई का और चौड़ाई का। तो लंबाई आपका है 2x + 1 गुने चौड़ाई कितना है x बराबर 528। तो इसको गुना कर देंगे, x में 2x से गुना करेंगे 2x², 1 में 1 से गुना करेंगे x, आई प्लस 528 इधर आएगा तो -528 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, ये हो गया। अगर आप कहते इसे ज्ञात कीजिए तो इसे हम द्विघात सूत्र से या फैक्टर विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेंगे, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है, x, x + 1 है, ठीक है। ये हमने मान लिया लगातार, जैसे 13 तो 14 लगातार है, 9 तो 8,
ठीक है, 8 और 9 लगातार होना चाहिए, ठीक है, 10 तो 11, 19 तो 20, इस तरह से लगातार धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, तो धनात्मक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो यहाँ हम प्रश्न से लिखेंगे, एक आपका x है, एक आपका x+1 है, तो दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, और इसका गुणनफल कितना है, 306 है, तो इसी को हल कर देंगे, तो x² प्लस x, आइए 306 इधर आएगा तो -306 बराबर हो गया आंसर। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए अब जो है 3 नंबर देखते हैं, 2 का 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं ये 2 का 3 नंबर। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात का अर्थ होता है बाद, अब से 3 वर्ष बाद जो है 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आयु का गुणनफल जो है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है उसी को पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में मान कर चलेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तब उसकी माँ की वर्तमान आयु, देखिए दोनों को, यानी कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, तो अगर रोहन x है तो उसकी माँ का उम्र x+26 वर्ष हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान हो गया, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3-3 वर्ष जुटेगा, ठीक है ना, अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, ये नहीं कि एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद तो दोनों में क्या करेंगे, 3 को हम ऐड कर देंगे। अगर 3 वर्ष पहले कहता तो दोनों में से 3-3 क्या करते, घटा देते, ठीक है। तो अगर पूछता है तो दोनों में घटाते हैं, दोनों में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब से बोला है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात का अर्थ ही होता है बाद, तो इसमें क्या करेंगे x+3, और इसमें भी ऐड कर देंगे x+26, और इसमें 3, और उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, तो गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 360, इस तरह से। अब इसी को हल कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर, तो ये x+3 हो जाएगा, और ये आपका x+26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 बराबर 360 हो गया। तो बारी बारी से इससे इस दोनों में गुना कर देंगे, और फिर इससे इस दोनों में गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, x में x से गुना हो जाएगा x², ठीक है, और उसके बाद जो है 3 में 29 से गुना, ये पहले x में x से तो x², x में 29 से तो 29x हो जाएगा, फिर प्लस 3 में x से तो 3x हो जाएगा, ठीक है, फिर 29 में 3 से तो कितना हो जाएगा आपका, 29 में 3 से करेंगे तो 9 3 27 के 7 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 360 इधर आएगा तो -360 बराबर में 0। तो अब इसी को हल करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, तो ये आपका x² हो जाएगा, प्लस 29 और 3 जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा, और ये घटेगा तो -10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, बचा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये आपका 273 बराबर 0। तो यही आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, तो आपका आंसर हो गया। अब जो है ये 4 नंबर के लिए चलते हैं, ठीक है। 2 का 4 नंबर है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो आप सूत्र जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा।
तो यहाँ पे दूरी दे रखा है, दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ चाल मान लिए x किलोमीटर। तो पहले स्थिति में जो है समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले स्थिति में 480 बटे में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते, कम कर देते, तो समय हमारा जो है 3 घंटे अधिक होता है, ठीक है ना, 3 घंटे का अधिक समय लेती है, मान लेते हैं। तो ये 480 इस चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो समय अधिक लेगी। तो इसी को यहाँ पे सजा कर लिख देना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है दूरी है 400 किलोमीटर की दूरी है सपोज कीजिए, ठीक है, और चाल जो है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये दूरी बटा समय हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा तो एक जैसे 4 हैं 40, तो कितना आया, 10 घंटे का समय लिया। अगर मान लेते हैं कि हम चाल को कितना कम कर देते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो ये 400 हो जाएगा, 40 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 30, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हम 8 किलोमीटर कम कर देते हैं मान लेते हैं, तो 40 में से आ जाएगा कितना आ जाएगा, 32, कटेगा, ये नहीं कट रहा है, तो चलिए पूर्णांक में रहने दीजिए, 10 कम करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये इतना आएगा ना, यानी कि इसको भाग देंगे तो 14 3 42, तो 13 3 39, यानी कि 13.1/3 घंटा का समय लेगा। तो कुछ देखिए इससे ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है, ज़्यादा समय ले रहा है, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा चाल यहाँ पे नहीं दिया है, हमें रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तब प्रश्न से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखिए दूरी बटा क्या होता है, चाल होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये अधिक समय लेगा, ये कम समय लेगा, तो इसका अंतर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसी को लिखेंगे 480 और ये x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, अंतर करना है 480 और बटे में क्या आ जाएगा x, और कितना घंटा अधिक समय लेती है, 3 घंटा। तो ये बैठा दिए, अब इसी को क्या करना है, हल कर देना है। तो हल करेंगे यहाँ पे, देखिए हल करते हैं, तो x माइनस 8 और x का जो है एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे भाग करेंगे तो x बचेगा, तो x में 480 से गुना होगा तो 480x, फिर माइनस है तो माइनस, इससे भाग करेंगे तो x कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 8, ठीक है। तो x माइनस 8 से इसमें गुना कर देते हैं, 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर हो गया 3। तो ये देखिए 480x माइनस 480 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 480x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0, 8 8 64 के 4 हो जाएगा, और 8 चौका 32 और 6 38 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बराबर में 3 को इधर भेज देते हैं तो 3x हो जाएगा, और ये x माइनस 8 हो जाएगा, गुना आ जाएगा, चूंकि बाटा में इधर आएगा तो गुना में, तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करके लिखते हैं, 3x में 1 से गुना होगा तो 3x², ठीक है, 3x में माइनस 8 से गुना होगा तो 3 8 24x, आई प्लस 38 40 इधर आएगा तो माइनस 38 40 बराबर 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से 3 आप कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए x², 3 8 24x, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 8 24, 1280 बराबर 0। तो हमारा आंसर यही हो गया। तो इसको इस तरह से हम बनाते हैं। इसी के साथ आपका जो है 4.1 चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं 4.2 चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।